नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम संगम काल को पढ़ेंगे जो कि दक्षिण भारत के चोल, चेर और पांड्य राज्य इसमें शामिल होंगे। उत्तर संगम काल अगले वीडियो में देखेंगे जिसमें अन्य दक्षिण भारत के राज्य होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का भाग प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हमने वैदिक काल पढ़ चुके हैं, महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन, मगध काल, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त काल तथा सामंत काल। इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संगम काल को। संगम काल के पहले पार्ट में हम इसको चोल, चेर तथा पांड्य राज्य को पढ़ेंगे। ये रहा पांड्य राज्य, ये रहा चेर राज्य और ये रहा चोल राज्य। चोल राज्य का उदय अगले वीडियो में फिर से देखने को मिलेगा। इसमें जैसे ही मौर्य काल में हमने पढ़ा था ना, अशोक के स्तंभों में, कि उसने अपने पड़ोसी राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य राज्यों की उसमें अभिलेखों में अपने चर्चा की थी। चलिए वीडियो की संगम काल करते हैं। संगम काल इसे दक्षिण भारत के इतिहास के रूप में जाना जाता है। जो संगम काल है ना, इसे दक्षिण भारत के इतिहास के रूप में जाना जाता है। इसको समय तथा काल अवधि के अनुसार दो भागों में बांटते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला है संगम काल, ये लगभग 200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी के मध्य में। इसमें चोल, चेर तथा पांड्य राज्य हैं। ये रहे तीनों राज्य, ठीक है, चोल, चेर तथा पांड्य राज्य। अगला है उत्तर संगम काल, इसे दक्षिण भारत के राज्य के रूप में भी जानते हैं और ये उत्तर संगम काल है। ये 500 ईस्वी से लगभग 1200 ईस्वी के मध्य है। इसमें चालुक्य, पल्लव, चोल और राष्ट्रकूट वंश आएगा, जिसमें आगे देखेंगे जो हर्षवर्धन के बाद त्रिकोणीय संघर्ष में इनमें से राज्य कुछ भाग लेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं संगम काल। संगम काल इसका समय लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के मध्य में है। संगम का अर्थ होता है सभा करना। जो संगम का अर्थ होता है वो सभा करना होता है। संगम एक संस्कृत भाषा का शब्द है। संगम कविताओं में मुनबेदार्द की चर्चा है। जो मोवेंदार है ना, इसकी चर्चा मिलती है। मोवेंदार का अर्थ होता है तीन मुखिया, चोल, चेर तथा पांड्य, जो तीन दक्षिण भारत के राज्य होंगे ना, जो लगभग अशोक के समकालीन में लगभग उदय माने जाते हैं। तो उसी टाइम से ये दक्षिण भारत में उभर के सामने आते हैं। 200 BC के आसपास तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाने लगा। तमिल कवियों द्वारा कई तमिल साहित्य की रचना की गई। इन सभाओं को संगम तथा तमिल साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना गया। जो तमिल साहित्य था ना, उसे संगम साहित्य के नाम से जाना गया। संगम साहित्य में 3 संगम का आयोजन की चर्चा मिलती है। जो संगम साहित्य है ना, उसमें 3 संगम की जो मिलता है वर्णन, 3 संगमों का वर्णन मिलता है। प्रथम संगम, इसके अध्यक्ष ऋषि अगस्त होते हैं। स्थान मदुरै, जो ये पांड्य राज्य के अंतर्गत आता है, ये मदुरै में ये होता है पहला संगम। इसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त करते हैं, जिन्हें आर्य संस्कृति उत्तर भारत से दक्षिण भारत ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है द्वितीय संगम। द्वितीय संगम के अध्यक्ष हैं तोलकापियर। ये अगस्त के शिष्य होते हैं। जो अगस्त ऋषि थे ना पहले संगम में, उनके शिष्य होते हैं। स्थान अलैबे, यह भी पांड्य राज्य के अंतर्गत आता है। तोलकापियर की रचना तोलकापियम, जो कि तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी रचना मानी जाती है। जो तोलकापियम है ना, वो तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी रचना मानी जाती है। तृतीय संगम, इसके अध्यक्ष हैं नक्कीकर। इस स्थान है फिर मदुरै। इस संगम में कोरल की विशेषता है। जो कोरल की विशेषता इसमें मिलती है। इस संगम को पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला था। जो ये संगम सारे होते हैं ना, इन तीनों को पांड्य राज्य का संरक्षण मिलता है। इस संगम की प्रमुख रचनाएं अष्टादश लघुगीत, तिरुवल्लुवर, ये तिरुवल्लुवर होते हैं, ये अष्टादश लघुगीत के रचनाकार हैं। अगले हैं भारतम, इसको पेनुन देवनार कहते हैं। भारतम को ही दक्षिण भारत का महाभारत भी कहा जाता है। जीवक चिंतामणि, तिरुक्तक
का देवर, जो तिरुक्ता का देवर है ना, वो दीवक चिंतामणि के लेखक हैं। अगला है शिल्पादिकारम, जो शिल्पादिकारम है ना, इसमें नुपुर की कहानी है। इसको इलंगो आदिगल ने लिखा है। ये तमिल साहित्य के रचनाकार हैं। अब आगे अब देखते हैं संगम काल के राज्य। जो संगम काल के 3 प्रमुख राज्य उभर कर आते हैं ना मुंदावर के रूप में, चोल, चेर तथा पांड्य। तो पहला राज्य है चोल, दक्षिण की राजनीति में उतरने वाला पहला राज्य। ये दक्षिण की राजनीति करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे पुराना राज्य चेर होगा, लेकिन दक्षिण की राजनीति में चोल उतरेंगे। इनका राज चिन्ह बाघ होता है। ये राज चिन्ह इनका ध्वजा पे बाघ होगा। राजधानी इनकी उरयूर, मन्नतूर, तंजावुर, ये इनकी 3 राजधानियां थी। चोल वंश की जानकारी पाणिन की अष्टाध्यायी से मिलती है। जो चोल वंश की जानकारी वो पाणिन की अष्टाध्यायी से मिलती है। चोल वंश में 2 प्रसिद्ध शासक हुए, एक करिकाल और एलारा। ये अभी जो पहले का चोल वंश है ना, इसके वर्णन है आगे। जब अगला जब ये फिर से लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद में फिर से उदय होगा चोल वंश, इस टाइम पे राजेंद्र चोल वगैरह नए राजा उभर कर आएंगे। अभी चोल राज्य का पांड्य राजाओं के कारण पतन हो जाएगा, फिर ये दोबारा फिर उभर के आएगा। हम आगे फिर अगले वीडियो में इसे देखेंगे, ये फिर से उभर के आएगा आगे। पहला राजा है करिकाल, चोलों का पहला महानतम शासक, जिसने कावेरी नदी का 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। कावेरी नदी के दोनों साइड में बांध ऊंचा ऊंचा बनवाया तथा उसकी सीमा निर्धारित करी। इसने पुहार बंदरगाह कावेरी पत्तनम का भी निर्माण कराया। दूसरा है एलारा, ये एक महानतम शासक था। इसने लंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया। इसने लंका को जीत लिया और अपने आधिपत्य में 50 वर्षों तक उसे रखा। चलिए अब अगला राजवंश, अगला हमारा राजवंश है चेर। केरल का प्राचीन नाम चेर था। जो चेर है ना, वो केरल का प्राचीन नाम माना जाता है। और हमने उसके अशोक के अभिलेख में भी देखा था ना, केरल पुत्र सती पुत्र के नाम का उल्लेख मिलता है, तो केरल पुत्र इसी के नाम का उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत का प्राचीनतम वंश, वो दक्षिण भारत की राजनीति में पहले उतरे थे चोल, और ये दक्षिण भारत का प्राचीनतम वंश होता है। राज चिन्ह धनुष इनका है, ये राज चिन्ह इनका धनुष है। राजधानी करूर, बंजी और मुजरिस, ये इनकी 3 राजधानियां हैं। यहाँ रोम के सिक्के, जो रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए, ये रोमन सिक्के आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ से प्राप्त हुए। चेर कवियों ने सेन गुट्टवन, जिसे लाल चेर को महान शासक बताया। जो सेन गुट्टवन है ना, लाल चेर के नाम से विख्यात था, उसे महान शासक बताया, जिसने कंगड़ी पूजा, जिसे पत्नी पूजा कहते हैं, का आरंभ किया। इसने पत्नी पूजा का आरंभ किया। चेर वंश के आदिगेमान राजा ने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की। जो गन्ने की खेती दक्षिण भारत में आदिगेमान नामक एक राजा था इसी वंश का, उसने शुरुआत की। अब दक्षिण भारत का एक महान वंश पांड्य राज्य को पांड्य राज्य की जानकारी मेगस्थनीज की इंडिका से मिलती है। जो मेगस्थनीज का वर्णन है ना, उसमें पांड्य राज्य की चर्चा मिलती है। राज चिन्ह इनका मछली होता है, ये मछली इनका राज चिन्ह है। राजधानी इनकी मदुरै है। इस वंश के लोग मात्र सत्तात्मक थे, ऐसा माना जाता है। इस वंश के लोग मात्र सत्तात्मक थे। यहाँ के राजाओं द्वारा ही तीनों संगमों का आयोजन कराया गया। जो पांड्य राज्य के राजा थे ना, इन्हीं के द्वारा तीनों संगमों का आयोजन कराया गया। यहाँ के मोती काफी उच्च किस्म का होता था। यहाँ पे जो मोती पाया जाता था वो बहुत उच्च क्वालिटी का पाया जाता था। ये लगभग तमिलनाडु का ही क्षेत्र था, इसलिए बहुत अच्छी क्वालिटी के यहाँ मोती पाए जाते थे। इनका व्यापार रोम और मिस्र के साथ भी था। इनका जो व्यापारिक संबंध था वो रोम और मिस्र के साथ था। पांड्य लोगों का एक बंदरगाह रोम में भी था। जो पांड्य लोग थे ना, इनका एक बंदरगाह रोम में भी स्थापित था। इस वंश का प्रसिद्ध राजा नोडियोन था। इस वंश का जो एक प्रसिद्ध राजा था वो नोडियोन था। इसने समुद्र पूजा की शुरुआत की। जो समुद्र देव की पूजा इसी के द्वारा शुरुआत कराई गई थी।
5वीं शताब्दी के बाद पांड्य राज्यों का पतन प्रारंभ हो गया और चोल वंश फिर से अस्तित्व में आ गया। जो चोल वंश अभी हमने पीछे बताया था ना आपको, 5वीं शताब्दी के बाद में लोग पांड्य राज्यों का पतन हो जाएगा और 7 से 8वीं शताब्दी के आसपास फिर से चोल राजा उभरना प्रारंभ कर देंगे और 9वीं शताब्दी आते आते प्रमुख रूप से उभर कर सामने आएंगे। आर्किमेंडू पांडिचेरी से रोमन मिट्टी के बर्तन और रोम राजा अगस्टस की मूर्ति मिली है। जो आर्किमेंडू पांडिचेरी में एक पत्तन होता है ना, बंदरगाह, यहाँ से मिट्टी के बर्तन और रोम राजा अगस्टस की मूर्ति मिली है, क्योंकि यहाँ से व्यापार इनका होता था, इसलिए राजा अगस्टस की मूर्ति मिली है और रोमन मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हुए। अब देख, अरिकमेडू एक बंदरगाह था, पीछे बताया था ना हमने, अरिकमेडू एक बंदरगाह है। यहाँ से एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं। कई बर्तनों पर तमिल ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं, जिन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता है। यहाँ पर जो बर्तन है ना, वहाँ तमिल ब्राह्मी, जो ब्राह्मी लिपि में, तमिल भाषा में लिखे हैं, ब्राह्मी लिपि है उनकी, तो इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। अरिकमेडू से शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। जो अरिकमेडू है ना, शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थर होते हैं ना, उनसे बनाने के मनके मिले हुए हैं। रोम के शासक अगस्टस का कथन है, रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर बनवाया है। रोम, ये कथन आप बहुत याद रखिएगा कि किसने कहा था, रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया, ये अगस्टस का कथन था। इसी में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। ऋषि अगस्त को आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत में फैलाने का श्रेय दिया जाता है। जो ऋषि अगस्त थे ना, प्रथम संगम के अध्यक्ष, उनके द्वारा जो उत्तर भारत की संस्कृति थी ना, आर्य संस्कृति, उसको दक्षिण भारत में फैलाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। संगम राज्य कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित थे। जो संगम के तीनों राज्य थे वो कृष्णा नदी के दक्षिण में लगभग स्थित थे। रोमन साम्राज्य काली मिर्च को काला सोना के नाम से पुकारते थे। जो रोमन साम्राज्य थे ना, वो अभी पीछे हमने पढ़ा भी था, यमन प्रिय कहा जाता था काली मिर्च को। अब काली मिर्च को ये काला सोना के नाम से पुकारने लगे हैं। नौरा, मुजरिस, मुसरी, टोंडी, नेलसडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह, ये चारों जो पांचों जो है ना, वो पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। पुहार पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह था। जो पुहार नाम से था ना, ये पूर्वी तट का बंदरगाह था। ये बंदरगाह पर थे। आगे और देखते हैं। तमिल शब्दावली, जो तमिल शब्दावली थी उसे हम देख लेते हैं एक बार। बड़े भूस्वामियों को बिलल्ला कहते थे। जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको बिलल्ला कहते थे। मजदूर होते थे उन्हें कंडेशियार कहते थे। कंडेशियार मजदूरों को कहा। दास को अधिमई कहते थे। कभी कभी ये मजदूर और दास के अभिलेख में एक ही चीज देखने को मिलती है। साधारण हलवाह को उड़वार, छोटे किसान को गृहपति, बरियर को बरियम वसूलने वाला अधिकारी। जो बरियर होता था ना, वो बरियम वसूलने वाला अधिकारी होता था। अब ये बरियम क्या होता था? बरियम उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर। जो उपज जितनी होती थी उस हिसाब से जो कर लिया जाता था वो बरियम कहलाता था, और जो इसे वसूलता था वो बरियर कहलाता था। कराई, लगान उपज का 1/6 भाग। जो लगान लिया जाता था वो उपज की 1/6 भाग होता था, उसे कराई कहा जाता था। इराई, सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर। जो सामंत लोग थे ना राजाओं के अधीन में, वो जो कर देते थे उसे इराई कहते थे। इवायु, जबरन लिया जाने वाला उपहार। जो जबरदस्ती उपहार लेते थे ना राजा या सामंत लोग, वो इराबू कहलाता था। उल्गू, सीमा शुल्क कर। जो सीमाएं होती थी इनका वो शुल्क कर होता था, उसे उल्गू कहते थे। कलम, अनाज के तौल की इकाई। जो अनाज के तौल की इकाई थी वो कलम कहलाती थी। बेली या माँ, ये भूमाप की इकाई कहलाती थी और यह इनके राजस्व का प्रमुख स्रोत थी। बेली और माँ थी ना, वो इनकी भू राजस्व का प्रमुख स्रोत भी मानी जाती थी। कड़मई, राजा को दिया जाने वाला कर। जो राजा कर लेता था वो कड़मई कहलाता था। ये आप देख सकते हैं चेर राज्य ये सीमा में
फैला हुआ था। इसके इधर में पांड्य राज था, ऊपर चोल राज्य था। चलिए अब आगे संगम काल की जानकारी के स्रोत। सब संगम काल की जानकारी के दो स्रोत मुख्य हैं, संगम साहित्य और मेगस्थनीज की इंडिका। इनके द्वारा संगम काल की जानकारी मिलती है। संगम साहित्य में तमिल क्षेत्र की 5 भूमियों की चर्चा है। जो संगम साहित्य है ना, उसमें तमिल में 5 प्रकार की भूमियों की चर्चा मिलती है। एक कुरुचि, ये पर्वत वाली भूमि कहलाती थी। मल्लय, ये चरागाह कहलाता था। मरुदम, ये मैदानी भाग कहलाता था। नेतल, ये समुद्री तट था, वो नेतल कहलाता था। पल्लय, ये रेगिस्तान कहलाता था। जो पल्लय होता था वो रेगिस्तान कहलाता था। अब आगे संगम काल की प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। इसमें अष्टादश लघुगीत, ये तिरुवल्लुवर है ना, उनके द्वारा लिखा गया है। भारतम, तमिल महाभारत जो कहलाता है, पेरून देवनार के द्वारा। अगला है जीवक चिंतामणि, ये तिरुक्त देवर है ना, तिरुक्तक देवर, इनके द्वारा लिखा गया है। अगले हैं शिल्पादि कारम, ये नुबूर की कहानी है। इलंगो आदिगल है ना, उनके द्वारा ये लिखी गई है। मणि मैखल्य, ये शीतल्य सत्तनार के द्वारा लिखी गई है। अगला है मरुगरुपाद्य, जो है मरुगरुपाद्य, ये नकनीर के द्वारा लिखी गई है। अगला है अनहानूर, ये रुद्र शर्मन के द्वारा लिखी गई है। अगला है तोलकाप्यम, ये तोलकाप्यर द्वारा लिखी गई है। ये रहा संगम साहित्य। आज संगम काल इसी के साथ समाप्त होता है। अगले वीडियो में उत्तर संगम काल को देखेंगे, जिसमें 4 राजा उभर कर आएंगे। राष्ट्रकूट वंश आएगा मेन उभर कर, चोल राज्य दोबारा अपने सत्ता पाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।